हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ बढ़िया सवाल स्पॉटिंग एरर्स के। आपको करना यह है कि जितनी बार आपकी स्क्रीन पे सवाल आए आप वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर ट्राई करेंगे। जब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँगा प्लीज़ इस बात पे ध्यान रखिएगा कि मैंने कौन से रूल्स बोले हैं, मैं आंसर तक कैसे पहुँचा हूँ, मैंने सेंटेंस को कैसे डायसेक्ट किया है। ये सारी चीज़ों के ऊपर आपके ऑब्जर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा, वरना मैं डायरेक्टली आपको पीडीएफ दे देता। आप ये कोर्स आपने परचेज किया है, आप ये वीडियोस देख रहे हैं क्योंकि आपको सीखना है। तो सीखने वाली चीज आंसर नहीं होती, सीखने वाली चीज प्रोसेस होती है। तो आपका पूरा ध्यान प्रोसेस पे होगा, इस चीज पे होगा कि यहाँ कौन कौन से रूल्स आ रहे हैं और मैं कैसे आंसर तक पहुंच रहा हूँ। शुरू करते हैं सवाल को। पहला सवाल है, ही वॉज अनेबल टू रिकॉल वेयर ही हैड हैंग्ड हिज शर्ट आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम ऑफिस। वो रिकॉल नहीं कर पा रहा था कि उसने अपने शर्ट को कहाँ टांगा है जब वो वापस ऑफिस से आया। ये इसका हिंदी मतलब है। अब मैं सेंटेंस को आपके लिए डायसेक्ट करके दिखा रहा हूं। क्या लिखा है? ही वॉज अनेबल टू रिकॉल। ही क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। वॉज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। अनेबल क्या है? एडजेक्टिव काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है कि ही वॉज अनेबल, वो इस लायक नहीं था। किस लायक नहीं था? टू रिकॉल। ये टू प्लस V1 है। आपको पता है कि इन्फिनेटिव हमेशा टू के बाद V1 लेता है, तो यहां तक तो हमें कोई एरर नहीं मिला। ही वॉज अनेबल टू रिकॉल वॉट। अब जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए वेयर का यूज किया गया है, जो कि दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहा है। वेयर उसने कहां रखा था? क्या? ही हैड हैंग्ड हिज शर्ट। ही क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट है। हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हैंग्ड क्या है? मेन वर्ब है। क्या हैंग करने की बात हो रही है? शर्ट हैंग करने की बात हो रही है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आफ्टर रिटर्निंग होम। आफ्टर क्या है? प्रेपोजिशन है। रिटर्निंग क्या है? इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको पता है ना कि हर सेंटेंस में अगर आप प्रेपोजिशन यूज करोगे तो वो अपने बाद कोई ना कोई नाउन, कोई ना कोई प्रोनाउन या फिर कोई ना कोई जेरेंट जरूर लेगा, और ये उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये बात आपको पता है ना। तो आफ्टर के बाद यहाँ रिटर्निंग लिखा हुआ था। ये रिटर्निंग क्या था? ये एक्चुअली यहाँ का जेरेंट था। अगर यहाँ पर रिटर्निंग की जगह पे रिटर्न लिखकर छोड़ देता तो ये एरर हो जाता। हम ये अलाउ नहीं कर सकते। हमें जब भी लिखना पड़ता है, अगर हम कोई मेन वर्ब यूज कर रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद, तो उसे जेरेंट में लिखना होता है। ठीक है, तो आफ्टर रिटर्निंग अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। कहाँ रिटर्न होने की बात हो रही थी? होम, घर रिटर्न होने की बात हो रही थी। फ्रॉम ऑफिस, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, ऑफिस उसके लिए ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस को मैंने आपके लिए डायसेक्ट कर दिया है। अब हम आएंगे इसमें एरर कहां पर है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रिवीजन किया हुआ है और प्री एग्जाम के बाद एकदम आंख बंद करके नहीं बैठे हो, तो ऐसे केस में आपने इसमें एरर आसानी से ढूंढ लिया होगा। बहुत ही कॉमन एरर है। लिखा ही वॉज अनेबल टू रिकॉल, याद नहीं कर पा रहा था, वेयर ही हैड हैंग्ड हिज शर्ट। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एरर क्या है? आपने पढ़ा है कि हैंग का मतलब होता है टांगना या लटकाना। जब आप इसको सेकेंड फॉर्म में लिखते हो तो इसके दो V2 बनते हैं। एक बनता है हैंग्ड और एक बनता है हंग। सिमिलरली आप इसको जब V3 करेंगे तो भी दो बनेगा, एक बनेगा हैंग्ड और एक बनेगा हंग। क्या दोनों चीजें सेम है? दोनों चीजें सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? आप जहां पर हैंग के फॉर्म को ऐसे पढ़ते हो, हैंग, हैंग्ड एंड हैंग्ड, इसका मतलब होता है आप किसी को फांसी से लटकाने की बात कर रहे हो। ठीक है, मतलब किसी को सजा मिली है कि उसे जान से मार दिया जाए फांसी से लटकाकर, उसे हैंग्ड कहते हैं। इसको याद रखना बड़ा आसान है, आपने फिल्मों में सुना होगा। किसी को सजा मिली तो जज साहब कहते हैं टू बी हैंग्ड टिल डेथ। जज साहब नहीं, कभी नहीं कहते टू बी हंग टिल डेथ। ठीक है, तो हैंग्ड का मतलब क्या होता है? फांसी से लटकाना। अगला है हंग। हंग का मतलब होता है खुट्टी से लटकाना। किसी चीज को खुट्टी से लटकाना, उसे हंग कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफिस से आया, मैंने अपना बैग उतारा और मैंने उसको खुट्टी से लटका दिया, तो आई हैव हंग माई बैग, नॉट हैंग्ड माई बैग। हैंग का मतलब होगा मैंने बैग को फांसी दे दी, जो यहाँ का कंटेक्स्ट नहीं था, सेंस नहीं था। यहाँ शर्ट को टांगने की बात हो रही थी, तो हैंग्ड यहाँ के लिए करेक्ट वर्ड नहीं है। हैंग्ड की जगह पे क्या होना चाहिए था? हंग होना चाहिए था। ही वॉज अनेबल टू रिकॉल वेयर ही हैड हंग हिज शर्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अ ग्रुप ऑफ wayfaring tourists who had trudged for hundreds of kilometers has finally arrived at the destination। बढ़िया सवाल है। लिखा है अ ग्रुप ऑफ wayfaring tourists। सबसे पहले जो वर्ड आपको मुश्किल लगते हैं वो कई दफा आपको परेशान करते हैं, तो मैं हिंदी बता दूंगा, इसका आप आसान लगने लगेगा। लिखा है अ ग्रुप ऑफ wayfaring tourists। wayfaring का मतलब होता है पैदल चलने वाले। तो एक पैदल चलने वाले लोगों का जो समूह था
हु हैड ट्रेजेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। ट्रेजेड का मतलब होता है ऐसे भारी पैर से चलना, मतलब बहुत थक चुके हो, चलने की इच्छा नहीं हो रही, जैसे तैसे चल रहे हो, उसको ट्रेजेड कहा जाता है। तो लिखा कि हु हैड ट्रेजेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, जो कि 100 किलोमीटर के आसपास में चलकर आए हैं, बहुत ज्यादा थके हुए हैं, हैज फाइनली अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन, वो फाइनली जहां उन्हें पहुंचना था वहां पहुंच चुके हैं। तो क्या कह रहा है कि एक ग्रुप जो है वे फेयरिंग टूरिस्ट का, पैदल चलने वाले जो टूरिस्ट है उनका जो ग्रुप है, जो कि सैकड़ों किलोमीटर से चलता आ रहा है, वो फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका है। ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस था। अब जो मैं समझा रहा हूं वहां पे जाइएगा, मैं रीराइट कर रहा हूं सेंटेंस को क्योंकि मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझानी है आपको। क्या लिखा है कि अ ग्रुप ऑफ वे फेयरिंग टूरिस्ट्स who had trudged for hundreds of kilometers, स्पेलिंग गलत हो गई क्या, has finally arrived at the destination। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वहां पर जाइएगा। इस सेंटेंस को ना मैं दो डिफरेंट एलिमेंट्स में ब्रेक कर सकता हूं। ठीक है, कौन से एलिमेंट में? एक एक सेंटेंस है जो जो मतलब पूरे के पूरे क्वेश्चन का मेन पार्ट है, उसे हम मेन सेंटेंस बोल रहे हैं, और दूसरा है जो कि रिलेटिव क्लॉज है। इसमें रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं? एक ऐसे किस्म का सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, जो कि किसी रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो, जैसे कि हु से स्टार्ट हो गया, विच से स्टार्ट हो गया, दैट एटसेट्रा से स्टार्ट होता है। और ये काम करता है किसी भी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव का, मतलब किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ठीक है, अब समझना जरा क्या लिखा हुआ था सेंटेंस में कि अ ग्रुप ऑफ वे फेयरिंग टूरिस्ट, एक ग्रुप था पैदल चलने वाले टूरिस्ट का। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो अ ग्रुप लिखा है ना, ये हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। वे फेयरिंग टूरिस्ट हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑफ प्रेपोजिशन के बाद आया है। इसका मतलब है ये ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये एक्चुअली प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं आपको ये समझाऊं कि ग्रुप यहां का सब्जेक्ट है, टूरिस्ट को सब्जेक्ट नहीं मान सकते, तो आपको अब बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। ये वे फेयरिंग टूरिस्ट जो है, टूरिस्ट एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, वे फेयरिंग एडजेक्टिव है, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज बना रहा है। राइट, तो ये वाला हमारे सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हमारे मेन सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट कौन है? ग्रुप है। क्या ये बात आप समझ पाए? आगे बढ़ेंगे। लिखा है हु हैड ट्रेजेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, जो कि 100 किलोमीटर चलकर आया है। अगली चीज, अगली बात, क्या आपको यह समझ में आ रहा है कि यहां से हु से स्टार्ट करके किलोमीटर्स तक ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है, इसका सेंटेंस में और कोई काम नहीं है। हम ये कहना चाह रहे थे कि पैदल चलने वाला जो ग्रुप है लोगों का, वो फाइनली आ गया है। अब मैंने आपसे पूछा कि कौन से टूरिस्ट, तो मैंने आपको फिर डिटेल में समझाया कि वो टूरिस्ट जो कि 100 किलोमीटर से पैदल चलते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो हु हैड ट्रेजेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स आया था, ये इस टूरिस्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। क्या ये टूरिस्ट एक नाउन है? हाँ जी साहब, ये एक नाउन है। क्या आगे जो क्लॉज लिखा था, ये क्लॉज इसी नाउन के लिए आया था? हाँ जी आया था। क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन हु से स्टार्ट है? हाँ जी स्टार्ट है। तो क्या हम इसको रिलेटिव क्लॉज नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये है कि ये जो हु से लेकर किलोमीटर्स तक था, ये हमारे लिए रिलेटिव क्लॉज है। अभी हाल ही में एसएससी में प्री में पूछा गया था कि एक सेंटेंस दिया गया, पूछा गया इसमें रिलेटिव क्लॉज कौन सा है। आपको ये अब समझना पड़ेगा इतने डेप्थ में जाके कि रिलेटिव क्लॉज कहते किसको है, पहचानते कैसे। मैं वही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये हु से लेकर किलोमीटर्स तक जो लिखा था, ये पूरा का पूरा एक रिलेटिव क्लॉज था। आइए, अब हमने क्या देखा अभी तक? ग्रुप यहाँ का सब्जेक्ट था, ऑफ वे फेयरिंग टूरिस्ट प्रीपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट था, यहां से लेके यहां तक रिलेटिव क्लॉज है। यहां से लेके यहां तक रिलेटिव क्लॉज जो है उसे चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। हु का इस्तेमाल इंसानों के लिए किया जाता है, हम टूरिस्ट की बात कर रहे थे तो डेफिनेटली इंसान है, तो हु बिल्कुल सही है। ये टूरिस्ट चलकर आ रहे थे, पास्ट टेंस में लिखा गया है, बिल्कुल सही है। हैड के बाद V3 होना चाहिए, है। फॉर हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स था, फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलते हुए आ रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि यहां कोई एरर नहीं है, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी ना।
ये भी यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, ये बात भी बिल्कुल ठीक होगी। अभी तक हमें ये पता चला है कि हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट अ ग्रुप है, बाकी और कोई काम का इंफॉर्मेशन मिला नहीं है। आगे बढ़ेंगे। लिखा है अ ग्रुप हैज फाइनली अराइव्ड एट द डेस्टिनेशन। एक ग्रुप है जो कि फाइनली डेस्टिनेशन तक आया है। हैज के बाद V3 होना चाहिए, यहाँ पे V3 है। फाइनली एडवर्ब का काम कर रहा है, एट प्रीपोजिशन है, कहीं पहुंचने को एट द डेस्टिनेशन कह ही सकते हैं, एट अ प्लेस ऐसे यूज किया जाता है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। अब सिर्फ एक चीज जहां पे डाउट हो सकता है वो ये है कि ग्रुप के लिए क्या हम हैज यूज करें या हम ग्रुप के लिए हैव यूज करें। तो उसका जवाब ठीक ग्रुप के पहले लिखा है। क्या लिखा है? अ ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में 10,000 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 50 लोग होंगे, 95 लोग होंगे। ग्रुप कितना है? एक ना। तो अगर यहां पर जब तक ग्रुप्स नहीं लिखा तब तक हम उसको प्लूरल नहीं मान सकते। यहां अ ग्रुप लिखा हुआ था, जिसका मतलब हम सिंगुलर से डील कर रहे हैं। अगर सिंगुलर से डील कर रहे हैं तो हैज होना चाहिए, तो हैज भी सही है। तो देखो हैज भी सही है, फाइनली भी सही है, अराइव भी सही है, डेस्टिनेशन भी सही है, अ ग्रुप ऑफ भी सही था। कहीं पे कोई एरर मिला क्या? कोई एरर नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। बोलो समझे कि नहीं समझे? अब इस क्वेश्चन में चूंकि नो एरर था, मुझे एक एक चीज बहुत खोल के समझानी पड़ी है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं जहां लेके जाना चाह रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3, no one turned up to claim the stored away piece of luggage which was discovered on the luggage compartment of the bus। लिखा है कि no one turned up, कोई भी नहीं आया, to claim the stored away। stow away एक्चुअली एक फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, मैंने चूंकि फ्रेजल वर्ब जितनी बार आएगा मैं अलग से स्लाइड बना दूंगा। stored away एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है छिपा देना या गुप्त रूप से कहीं पे रखना। अगर हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं जैसे सेंटेंस में किया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा सामान जिसे छुपाया गया था, ठीक है, उसे स्टोर्ड अवे कहा जाता है। तो यहां पे क्या लिखा होता है? टू क्लेम द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज। कोई भी नहीं आया वो छिपाए हुए लगेज को क्लेम करने के लिए, विच वॉज डिस्कवर्ड ऑन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस। कौन से बैगेज की बात हो रही है? जो डिस्कवर किया गया था लगेज कंपार्टमेंट में बस के। ठीक है, आई हमने हिंदी कर लिया, तो अब हम इसमें देख लेते हैं सेंटेंस को डाइसेक्ट करके क्या कहां क्या क्या लिखा है। लिखा है नो वन टर्न अप। नो वन क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट। टर्न अप एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है मौजूद होना, ये यहाँ के लिए वर्ब है। नो वन टर्न अप, कोई नहीं आया। क्या करने के लिए? पर्पस बता रहा है, तो टू क्लेम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। क्लेम करने के लिए, किसे क्लेम करने के लिए? क्लेम का ऑब्जेक्ट आगे लिखा हुआ है, द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज। द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज, इसमें नाउन क्या है? बैगेज है। स्टोर्ड अवे मतलब पीस ऑफ बैगेज है, स्टोर्ड अवे उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, कौन से पीस ऑफ बैगेज की बात हो रही है? ऐसे बैगेज की जो छिपाया गया था। तो कह रहा है कोई भी नहीं आया उस बैगेज को क्लेम करने के लिए जिसे छुपाया गया था। ठीक है, अच्छा लिखा है विच वॉज डिस्कवर्ड। फिर से वही बात, यहां विच लिखा है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां पे एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है? और अगर हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिलेटिव प्रोनाउन लिखा है, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि किसी न किसी नाउन के लिए आया होगा। किसके लिए आ रहा है? बैगेज के लिए आ रहा है, सामान के लिए आ रहा है। लिखा है विच वॉज डिस्कवर्ड, जिसे ढूंढ लिया गया, जिसे पा लिया गया, ऑन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस। कौन से बैगेज की बात हो रही है? वो जो लोगों को मिला लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस में। इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज है तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। सही है ना, क्योंकि विच लगा के रिलेटिव प्रोनाउन लगा के क्लॉज बनाया गया है जो बैगेज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। सेंटेंस तो हम यहां भी खत्म कर सकते थे कि नो वन टर्न्ड अप टू क्लेम द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज। फिर हमने आपने मुझसे पूछा सर कौन सा बैगेज, तो मैंने बैगेज के बारे में बताया कि विच वॉज डिस्कवर्ड ऑन द लगेज कंपार्टमेंट ऑफ द बस। तो ये वाला क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। आप पहचान पा रहे हो? समझ में आ रही है बात मेरी? आइए इसमें एरर देखते हैं। क्या लिखा है कि नो वन टर्न्ड अप। नो वन यहाँ का सब्जेक्ट था, टर्न्ड अप यहाँ का वर्ब था। यहाँ तो कोई एरर नहीं है, नो वन टर्न्ड अप बिल्कुल ठीक है। टू के बाद V1 होना चाहिए, बिल्कुल सही है। टू क्लेम व्हाट? टू क्लेम द स्टोर्ड अवे पीस ऑफ बैगेज। उस बैगेज को क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया जो छुपाया गया था। अच्छा, बैगेज लिखा है तो एक रूल मैं यहां याद करवा दूं आपको, याद दिला दूं आपको, पढ़ा तो आपने है ही, कि बैगेज का बैगेजेस नहीं होता है। ठीक उसी तरह जैसे लगेज का लगेजेस नहीं होता है। मैंने रूल लगा दिया है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे, इससे एसएससी बहुत सवाल करती है। लगेज, बैगेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, ट्रैफिक, इक्विपमेंट, नॉलेज, ब्रेड, होमवर्क, मनी, हेयर, करेज, मशीनरी, क्लोथिंग, सॉल्ट, टी, जूस। इनमें से किसी भी वर्ड का के आगे SEIS लगा के इनको प्लूरल नहीं किया जा सकता। लगेज का लगेजेस नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, एडवाइस का एडवाइसेस नहीं हो सकता, इक्विपमेंट का इक्विपमेंट्स नहीं हो सकता, एंड सो ऑन। तो यहां अगर बैगेजेस दिया होता तो वो एरर होता। ठीक है, बट फिलहाल हमें ना यहां एरर मिला है ना हमें यहां एरर मिला है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, यहाँ एरर मिला तो ठीक है, वरना नो एरर होगा। लिखा है कि विच वॉज, विच का इस्तेमाल बैगेज के लिए हो रहा है, निर्जीव चीज है उसके साथ विच लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। वॉच डिस्कवर्ड, विच वॉज डिस्कवर्ड। अच्छा, वॉज डिस्कवर्ड बी प्लस वी3 का फॉर्म है या नहीं है? वॉज क्या था? बी का फॉर्म था। डिस्कवर्ड क्या था? वी3 था। तो ये बी प्लस वी3 का फॉर्म है या नहीं है? कहीं पे भी अगर हम बी प्लस वी3 का फॉर्म लगाते हैं तो उसे कौन सा वॉइस हम कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। अच्छा, जो पैसिव वॉइस है इसका मतलब क्या होता है कि जिस चीज को हमने सब्जेक्ट माना है वो सब्जेक्ट हमारे एक्शन का रिसीवर है, हमारे एक्शन का डूअर नहीं। फिर से सुनो, अगर कोई चीज पैसिव है तो इसका मतलब होता है जिसको आपने सब्जेक्ट माना है, जो नाउन है, वो आपके एक्शन का रिसीवर है। तो यहां लिखा हुआ था अवे विद द पीस ऑफ बैगेज, बैगेज के लिए बोला जा रहा था विच वॉज डिस्कवर्ड, बैगेज को डिस्कवर किया जा रहा है, बैगेज किसी को डिस्कवर नहीं कर रहा। तो बिल्कुल सही बात है ना, बैगेज को डिस्कवर किया जा रहा है, रिसीवर है बैगेज, यहां भी कोई नहीं है। लिखा है ऑन द लगेज कंपार्टमेंट। अब मेरी बात आप बहुत ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, हमें हमारा एरर मिल गया। क्या एरर है भाई? कभी बस में देखा है कि जैसे ये एक बस होता है, मेरी ड्राइंग खराब है, मैनेज कर लेना थोड़ा, कि ऐसे किस्म से एक बस होता है ना, ऐसे किस्म से, ठीक है, ऐसे होता है। तो आपने देखा होगा कि इसका जो लगेज कंपार्टमेंट होता है ना वो इस तरीके से होता है। यहां पे ये एक हॉलो एक स्पेस होता है जहां पे लगेज रखा जाता है। अच्छा, अगर ये एक स्पेस है तो हम इसके लिए ऑन यूज करें या इन यूज करें? आपने पहले कई दफा पढ़ा होगा ऑन और इन के बीच का डिफरेंस। ऑन का मतलब होता है जब आप किसी सरफेस पे रखते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बस के ऊपर का सरफेस होता, ऊपर का सरफेस होता और यहां पे अगर लगेज रखा होता, ठीक है, तो हम ये कहते हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द बस या ऑन द टॉप ऑफ द बस, हम ये कह सकते थे। लेकिन यहां पे लगेज कंपार्टमेंट की बात की जा रही है। कंपार्टमेंट मतलब बक्सा होता है भाई, इसे कंपार्टमेंट कहते हैं, ऐसा कंपार्टमेंट होता है। तो जब कोई चीज इसके अंदर रखी हुई है तो वहां पे ऑन कैसे बोलेंगे? हमें क्या बोलना पड़ेगा? इन बोलना पड़ेगा या नहीं बोलना पड़ेगा? समझ पा रहे हो? बहुत बारीक सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। आंसर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रीजन ये है कि यहां पे ऑन नहीं होगा, उसके जगह पे हमें इन यूज करना पड़ेगा क्योंकि हम किसी चीज के अंदर की बॉक्स की बात कर रहे हैं। क्लियर है? सवाल नंबर 4 पर बढ़े क्या? लिखा है कि देयर आर पीपल हु आर लाइकली टू फ्रैटरनाइज विथ देयर ओन कम्युनिटी येट नन अदर। लिखा है कि ऐसे भी लोग हैं जो केवल दोस्ती करेंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे अपनी कम्युनिटी से और किसी से नहीं। कहना यह चाह रहा था कि और किसी से नहीं, लेकिन क्या मीनिंग क्लियर होगा देखते हैं। लिखा है कि देयर आर पीपल। देखो, जब भी आप देयर का इस्तेमाल करके और इसके बाद बी का फॉर्म लगाते हो ना, इज एम आर वॉज वर कुछ भी, या इट का इस्तेमाल करके आप इज एम आर वॉज वर कुछ भी यूज करते हो, तो उसे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। कि और हमें कोई सब्जेक्ट मिल नहीं रहा था तो हमने अपने हिसाब से एक सब्जेक्ट लगा दिया, डमी सब्जेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि देयर आर पीपल, ऐसे लोग हैं। कैसे लोग हैं? यहां से रिलेटिव क्लॉज स्टार्ट हो रहा है। अब मैं उतने डेप्थ में नहीं समझाऊंगा, मैं मान के चल रहा हूं आपको 2 क्वेश्चन से समझ में आ गया। लिखा है हु आर लाइकली टू फ्रेटरनाइज विद देयर ओन कम्युनिटी। लिखा है कि विद देयर ओन कम्युनिटी। लिखा है कि ऐसे भी लोग हैं। कैसे लोग हैं? जिनके बारे में आप ये कह सकते हो कि ये अपने कम्युनिटी से ज्यादा भाईचारा बढ़ाएंगे। एरर है क्या? पीपल, देखो जब भी हम किसी चीज को देयर से स्टार्ट करते हैं ना, तो इसके आगे हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो डिपेंड करता है इसके नेक्स्ट आप नाउन क्या लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं कि देयर इज अ किंग, और हम लिखते हैं देयर आर मैनी किंग्स। तो दोनों में भाई साहब डिफरेंस ये है ना कि आपने यहां पे अ किंग लिखा है सिंगुलर नाउन तो इज लिया है अपने साथ, आपने मैनी किंग्स लिखा है प्लूरल नाउन तो आर लिया है अपने साथ। इसका मतलब यह है कि आप जब भी सेंटेंस में लिखोगे तो आगे क्या नाउन आ रहा है उस पर डिपेंड करता है कि देयर के बाद क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो लिखा है देयर आर पीपल, पीपल नाउन प्लूरल है तो यहां पे क्या यूज किया हुआ है? आर, बिल्कुल सही है। हु आर लाइकली टू, हु किसके लिए आ रहा है? पीपल के लिए आ रहा है, पीपल प्लूरल है तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? आर यूज करेंगे, बिल्कुल ठीक है। टू फ्रेटरनाइज, फ्रेटरनाइज यहां पे वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, 2 + V1, बिल्कुल ठीक है। फ्रेटरनाइज अपने बाद विथ लेता है, बिल्कुल ठीक है। देयर लिखा है किसके लिए आ रहा है? देयर आ रहा है पीपल के लिए, पीपल प्लूरल था इसलिए हमने यहां पे देयर यूज किया कि देयर आर पीपल हु आर लाइकली टू फ्रेटरनाइज विद देयर ओन कम्युनिटी, जो अपने खुद के कम्युनिटी के साथ फ्रेटरनाइज करते हैं, दोस्ती करते हैं। येट नन अदर, यहां जाके ना मीनिंग अटपटा हो जा रहा है। येट का मतलब होता है फिर भी, तो क्या मीनिंग बन रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो केवल अपनी कम्युनिटी के साथ दोस्ती करते हैं फिर भी कोई और नहीं, ये सेंस नहीं बन रहा। लेकिन किसी और से नहीं, ये सेंस होना चाहिए था, जिसका मतलब है कि एक्चुअली लिखने का तरीका जो है वही एरर है। ऑप्शन नंबर सी है। अगर आप पूछोगे सोल्यूशन क्या, तो सोल्यूशन बहुत तरीके से हो सकते हैं। आप यहां पे ये कर सकते हो कि बट विथ
नन अदर, ये भी एक तरीका है सुधारने का। आपको जैसे मर्जी वैसे सुधारो। एरर कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में। ये वाला पोर्शन बहुत अटपटा लग रहा है पढ़ने में, होना क्या चाहिए था? बट विथ नन अदर, लेकिन वो और किसी के साथ दोस्ती नहीं करना चाहते। क्वेश्चन नंबर 5, एज सुन एज द क्लॉक चाइम्ड टू अनाउंस द आवर एट मिडनाइट शी स्प्रंग अप फ्रॉम हर बेड। अब मान लेते हैं कि उनका बर्थडे था, पढ़ के तो वैसा ही लग रहा है कि जैसे ही रात के 12 बजे वो अपने बेड से उठ खड़ी हुई। स्प्रिंग समझते हो ना, स्प्रिंग जैसे जैसे जंप करता है ना, वैसे वो अपने बेड से जंप कर गई। ठीक है, मतलब एक्साइटमेंट में वो उठ गई। तो लिखा है कि एज सुन एज द क्लॉक चाइम्ड, जैसे ही क्लॉक चाइम किया, ध्यान रखना क्लॉक के साथ चाइम वर्ड यूज किया जाता है, क्या करने के लिए? टू अनाउंस द आवर एट मिडनाइट, ये अनाउंस करने के लिए कि रात के 12 बज चुके हैं। यहां तक तो हमें कोई नजर नहीं आ रहा। क्लॉक सब्जेक्ट था यहाँ का, चाइम्ड यहाँ का वर्ब है, ठीक है, पास्ट टेंस में है। टू अनाउंस द आवर एट मिडनाइट, शी सब्जेक्ट है यहाँ का, स्प्रंग अप वर्ब है, फ्रॉम हर बेड, वो उठ खड़ी हुई अपने बेड से। तो देखो एज सुन एज द क्लॉक तो बिल्कुल ठीक है, क्लॉक चाइम्ड बिल्कुल ठीक है, टू अनाउंस पर्पस बता रहा है बिल्कुल ठीक है। क्या अनाउंस करना? द आवर एट मिडनाइट, यहां पे भी कोई एरर नहीं है। अब या तो नो एरर या तो सी में एरर। देखते हैं सी सही है क्या। लिखा था शी स्प्रंग, चलो जरा स्प्रंग को देख लो एक बार। मेन वर्ब क्या है? स्प्रिंग। V2 क्या होता है? स्प्रैंग। V3 क्या होता है? स्प्रंग। आप अगर सेंटेंस को देखोगे तो यहां पे वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज किया गया है। ये तो इंग्लिश का वायलेशन है। कभी आपने बोला है ऐसा कि आई डन इट? नहीं बोल सकते ना ऐसा। क्यों? क्योंकि V3 और V4 किसी भी सेंटेंस में अगर यूज हो तो इसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब तो आएगा ही। तो या तो मैं बोलूं कि आई हैव डन इट, है ना, या तो मैं बोलूं आई डिड इट। मतलब अगर हमें V3 यूज करना है तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, वरना V3 यूज ही मत करो। यहां क्या लिखा होता है? शी स्प्रंग। स्प्रंग तो वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है। तो बताओ एरर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल एरर होगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुधार कैसे सकते हैं इसको? आप यहां पे स्प्रंग को हटा के स्प्रैंग कर दो, वर्ब का दूसरा फॉर्म यूज कर लो। अब जैसे मैं ये कह रहा हूं, दिमाग में एक चीज आपके घूम रहा होगा कि सर यहां पे दो पास्ट की घटना है, एक तो घड़ी में 12 बजे और दूसरा वो उठ के खड़ी हुई। तो जब घड़ी में 12 बजे, ये तो पहली घटना है, फिर यहां तो हैड होना चाहिए था, तो चाइम्ड के पहले हैड होना चाहिए था, तो इसमें दो दो एरर है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी मदद के लिए यहां पे एज सुन एज लिख दिया गया था। अगर इसी एज सुन एज की जगह पे आफ्टर लिखा होता तो आप जो लॉजिक बोल रहे थे बिल्कुल सही था, क्योंकि वहां पता चलता एक घटना के बाद दूसरी घटना हुई है। आप यूज करके देखो एज सुन एज को सेंटेंस में। हम कब यूज करते हैं? जैसे ही वैसे। तो मोटा मोटा ये दोनों का जो टाइम होता है ना वो सेम होता है, और माना जाता है कि ये साइमल्टेनियस एक्शन है जो कि एक साथ ही हो रहे हैं। मतलब दोनों एक्शंस के बीच में इतना कम फासला होता है कि वो ऐसा माना जाता है कि दोनों की दोनों घटनाएं साथ में हो रही। वरना सोचो ऐसा होगा कि घड़ी में रात के 12 पहले बजे हैं और वो बाद में उठ के बैठी है और हम उसको एज सुन एज बोल रहे हैं। नहीं हो सकता ना ऐसा। एज सुन एज का मतलब होता है इधर अलार्म बजा और इधर वो उठ खड़ी हुई। तो चूंकि ये दोनों घटनाएं साइमल्टेनियस है, जो कि पता चल रहा है हमें एज सुन एज से, इसलिए यहां पे वो लॉजिक मत लगाना कि एक में हैड लगेगा और दूसरे में V2 लगेगा। ठीक है, जहां कंफ्यूजन हो सकता था मैंने बता दिया। एरर ऑप्शन नंबर सी में। अगला, he emphasized the need for strict discipline and compliance among the newly appointed staff। लिखा है उसने जोर दिया, किस बात पर जोर दिया? कि जरूरत है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की और कंप्लायंस की। कंप्लायंस का मतलब होता है बात मानना, मैं जो बोलूंगा मानना पड़ेगा। किनके बीच में? जो नए न्यूली रिक्रूटेड, जो न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ है, जो नए नए जॉब में आए हैं, उनके बीच में। तो लिखा ही emphasized द नीड। आ जाओ इसमें एरर देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ का? ही। वर्ब क्या है यहाँ का? emphasized। एक बात ध्यान रखना, emphasize एक ट्रांजिटिव वर्ब है, बहुत बार एसएससी से सवाल बनाती है। इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं हो सकता, हमें emphasize के बाद एक नाउन लिखना पड़ेगा। I emphasized my point, ठीक है, नॉट I emphasized on या upon my point। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो क्या लिखा है कि he emphasized, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है, क्या emphasize किया? द नीड। किस चीज का नीड? फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। किसकी जरूरत थी? फॉर प्रीपोजिशन, उसके लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक ऑब्जेक्ट है और कंप्लायंस दूसरा ऑब्जेक्ट है। एंड की मदद से जोड़ा हुआ है दो नाउन को, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को और कंप्लायंस को। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ही एम्फसाइज्ड द नीड फॉर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड कंप्लायंस। किन के लिए? अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ। किन के लिए? जो नए जो स्टाफ रिक्रूट हुए हैं उनके लिए। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने अमंग और बिटवीन का डिफरेंस पहले पढ़ा हुआ है बहुत बार। अमंग का यूज करते हैं जहां पे दो से ज्यादा लोग हो,
और बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है दो लोगों के लिए। याद आ रहा है क्या? अमंग का इस्तेमाल करते हैं जहां पे दो से ज्यादा लोग हों, और बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है दो लोगों के लिए। तो लिखा था अमंग द न्यूली अपॉइंटेड स्टाफ, हमें नहीं पता टोटल नंबर ऑफ स्टाफ क्या है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि एक से ज्यादा लोग हैं। चूंकि ये एक से ज्यादा लोग हैं, हम लोग वहां पे हमेशा, सॉरी दो से ज्यादा लोग हैं, हम लोग हमेशा वहां पे अमंग प्रीफर करेंगे। अगर एग्जैक्ट दिया रहेगा कि दो लोग हैं, तभी हम मानेंगे वो दो लोग हैं। अदरवाइज अगर ऐसा कोई वेग नंबर दे दिया गया कि स्टाफ है, तो स्टाफ तो भाई 50 भी हो सकता है, स्टाफ 1 भी हो सकता है, स्टाफ 2 भी हो सकता है, स्टाफ 500 भी हो सकते हैं। ऐसे केस में हम मानकर चलेंगे कि वो दो से ज्यादा है और हम अमंग यूज करेंगे। मैंने क्या बोला फिर से सुनो, अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस है? बिटवीन का इस्तेमाल दो लोगों के लिए, अमंग का इस्तेमाल दो से ज्यादा लोगों के लिए। सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, या ऐसे बोलो एरर के कंटेक्स्ट में कैसे यूज करेंगे कि क्लियरली मेंशन्ड होगा कि दो लोग हैं, तो वैसे केस में बिटवीन लगेगा। अदरवाइज अगर थोड़ा भी वेग है, थोड़ा भी क्लियर नहीं हो रहा, तो हम अमंग को प्रीफर करते हैं। यहां पे हमें नहीं पता था कितने लोग हैं, तो हम अमंग को प्रीफर करते हैं। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। क्लियर है? आगे बढ़े। लिखा है गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम के नेचर को देखा जाए, इट वॉज नॉट अननेचुरल फॉर देयर टू बी बैड ब्लड अमंग द टू ऑफ देम। लिखा है कि अगर प्रॉब्लम के नेचर को देखा जाए तो यह अननेचुरल नहीं था कि उन दोनों के आपसी संबंध जो है वो खराब है। यहां पे एक इडियम का यूज किया गया है बैड ब्लड, जिसका मतलब होता है इन अ बिटर रिलेशनशिप, लोगों के बीच में खराब संबंध होना बैड ब्लड कहलाता है। ठीक है, आ जाओ। क्या लिखा था? गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम के नेचर की बात की जाए, ये अननेचुरल नहीं था। ये वाला पार्टिसिपल है, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा एक पार्टिसिपल फ्रेज है। कैसे पता चला हमें? ये वर्ब के थर्ड फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। अगर कोई सेंटेंस V3 या V4 से स्टार्ट हो और आपको ऐसा महसूस हो कि वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा है, मतलब किसी चीज के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ऐसे केस में उसे पार्टिसिपल फ्रेज कहा जाता है। ये देखना V3 से स्टार्ट था, लिखा है गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम के नेचर को देखा जाए, इट वाज नॉट अननेचुरल फॉर देम। अच्छा, ये किसको क्वालिफाई करने के लिए आया है? ये पूरे के पूरे सिचुएशन को ही क्वालिफाई करने के लिए आया है। ठीक है, ये पूरे सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है कि ये उनके लिए ये कुछ गैर कुदरती बात नहीं थी, अननेचुरल बात नहीं थी कि वो लोग दोनों भाइयों के संबंध खराब है या उन दोनों के संबंध खराब है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करने के लिए आ रहा था। लिखा हुआ था गिवन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। गिवन यहां के लिए पार्टिसिपल का काम कर रहा है, उसका ऑब्जेक्ट है द नेचर, ऑफ प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट है द प्रॉब्लम। यहां कहीं एरर नहीं मिला। आगे बढ़ जाओ। लिखा इट वाज नॉट अननेचुरल, इट सब्जेक्ट है, वाज लिंकिंग वर्ब है, अननेचुरल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट है। इट वाज नॉट अननेचुरल फॉर, किस चीज का अननेचुरल नहीं है? देयर टू बी बैड ब्लड, कि वहां उन दोनों के आपसी संबंध खराब हो। यहां पे देयर डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अभी समझाया था मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले। डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, देयर टू बी बैड ब्लड, कि ये बिल्कुल अननेचुरल नहीं है कि उनके बीच में बैड ब्लड है, खराब संबंध है। कितने लोगों के बीच में? यहां साफ साफ लिखा हुआ है टू ऑफ देम। तो भाई अभी तो समझाया कि जब दो लोगों के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं। जब हम दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे अमंग का यूज करते हैं। तो यहां लिखा था बिटवीन द टू ऑफ देम, सॉरी अमंग द टू ऑफ देम। एरर क्या होगा? बिटवीन द टू ऑफ देम। क्लियर है? 8 पे बढ़े। लिखा है द एक्यूजेशन ऑफ अबेटमेंट टू द क्राइम दैट हैड बीन लेबल्ड एट हिम वाज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन कोर्ट। लिखा है कि ये जो आरोप लगाया गया उनके ऊपर कि उन्होंने क्राइम करने के लिए उकसाया है, जो उनके खिलाफ आरोप था, वो अल्टीमेटली अंततः प्रूव नहीं हो पाया कोर्ट पे। ठीक है, आई डाइसेक्ट कर रहा हूं सेंटेंस को। लिखा है द एक्यूजेशन, एक्यूजेशन का मतलब होता है आरोप, यहां का सब्जेक्ट है ये। किसका एक्यूजेशन है? ऑफ अबेटमेंट, ऑफ प्रीपोजिशन अबेटमेंट उसका ऑब्जेक्ट है। किसके अबेटमेंट की बात हो रही है? टू द क्राइम, टू प्रीपोजिशन है, द क्राइम उसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहां पे देखना लिखा था दैट हैड बीन लेबल्ड एट हिम, किससे स्टार्ट हो रहा है? दैट से। क्या दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है? हाँ जी, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बिल्कुल। अच्छा, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये किसके लिए आ रहा था? क्राइम के लिए, सॉरी अक्यूजेशन के लिए, नॉट क्राइम के लिए, एक्यूजेशन के लिए। क्या बोला जा रहा था कि जो अक्यूजेशन था अबेटमेंट ऑफ क्राइम का, कौन सा अक्यूजेशन? जो उसके ऊपर लगाया गया है। तो ये जो दैट हैड बीन लेबल्ड एट हिम, ये एक्यूजेशन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि उसके खिलाफ आरोप है ना, वो प्रूव नहीं हो पाया, या ऐसे बोलो कि आरोप प्रूव नहीं हो पाया। आपने बोला कौन सा आरोप? मैंने बोला जो उसके खिलाफ लगाया गया है। तो ये आरोप के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा?
तो ये रिलेटिव क्लॉज होगा कि नहीं होगा, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ का नाउन कौन है, एक्यूजेशन है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो एक्यूजेशन यहाँ का सब्जेक्ट था, उसके लिए आ रहा था दैट हैड बीन लेबल्ड एट हिम। क्लियर? वॉज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन कोर्ट, ये हमारे मेन सेंटेंस का पार्ट है कि द एक्यूजेशन ऑफ अबेटमेंट टू द क्राइम वॉज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन कोर्ट। ये जो दैट हैड बीन लेबल्ड एट हिम, ये वाला एक रिलेटिव क्लॉज है। अब आ जाइए हम एरर पर आते हैं। ये बात हमने देख लिया कि एक्यूजेशन यहां का सब्जेक्ट था, किसका, अबेटमेंट ऑफ द क्राइम का। दैट हैड बीन लेबल्ड, दैट किसके लिए आ रहा है, एक्यूजेशन के लिए आ रहा है, ठीक है। हैड यूज कर रहे हैं तो हमें सिंगुलर प्लूरल से तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक्यूजेशन, उस एक्यूजेशन ने किसी पे आरोप लगाया है या किसी के खिलाफ एक्यूजेशन लगाया गया है। ऑब्वियसली किसी के खिलाफ एक्यूजेशन लगाया गया है तो चीजों को पैसिव में लिखना पड़ेगा। तो देखो बिन लेबल्ड लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है, यहां पे हमें कोई एरर नहीं मिला। एक्यूजेशन सिंगुलर था तो वॉज लिखा हुआ है, कोई एरर नहीं है। इवेंचुअली अंततः होता है, कोई एरर नहीं है। नॉट प्रूवन इन कोर्ट, देखो प्रूव का ना दो पार्टिसिपल बनता है या दो V2 V3 बनता है। एक होता है प्रूव्ड, एक होता है प्रूवन। हालांकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये आमतौर पर वर्ब का काम करता है और ये आमतौर पर एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ये एक प्रूवन क्रिमिनल है, जिसका मतलब है कि ये ऐसा क्रिमिनल है इसके बारे में प्रूफ हो चुका है ये पहले भी कि ये क्रिमिनल है। तो ये क्रिमिनल के बारे में एक एडजेक्टिव है कि वो प्रूवन है। इसका मतलब ये आमतौर पर एडजेक्टिव का काम करता है, ठीक है। यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा था कि व्हाट वाज इवेंचुअली नॉट प्रूवन इन कोर्ट, ठीक है। आइए अब इसमें एरर है कहां पे, क्या क्वेश्चन नो एरर है? बहुत बढ़िया सवाल था। एक्चुअली ये सवाल था एक वर्ड को के होमोनिम का। वर्ड कौन सा था, अबेटमेंट। मैं बार बार कह रहा था कि सुसाइड के लिए उकसाने के सेंस में इसे यूज किया जा रहा है, तो उसे ना ABETMENT अबेटमेंट नहीं कहते, माफ कीजिएगा अबेटमेंट कहते हैं, ABATEMENT नहीं कहते। ये जो अबेटमेंट है, जो अबेट वर्ड से बनकर आया है, इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना, कम करने को अबेट कहते हैं। और इसी अबेट वर्ब का नाउन फॉर्म है अबेटमेंट। जबकि हम यहां पे जो यूज करना चाह रहे थे वो इंस्टिगेट करने के सेंस में यूज करना चाह रहे थे, वो हम यूज करना चाह रहे थे उकसाने के सेंस में। तो उकसाने के लिए ना अबेटमेंट का यूज किया जाता है, ये उकसाने की बात हो रही है। आइए देखिए इधर क्या लिखा होता है, अबेटमेंट टू द क्राइम। क्या क्राइम को कम करने का आरोप था उसके ऊपर? नहीं, क्राइम के लिए उकसाने का आरोप था उसके ऊपर। इसका मतलब एरर कौन से पार्ट में है, ए पार्ट में है। और यहां पर क्या होगा, यहां पे होगा अबेटमेंट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। बहुत बढ़िया सवाल था 8 वाले। लिखा द लिस्टिंग्स ऑन द मेन्यू दैट हैड बीन प्रोफर्ड बाय हिम वर सेलेक्टेड आफ्टर मेटिकुलस केयर एंड डिसर्नमेंट विद रिगार्ड टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगेन बहुत अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, द लिस्टिंग्स ऑन द मेन्यू, जो मेन्यू में जो भी चीजें, जो भी सामान जिक्र किया गया है, दैट हैड बीन प्रोफर्ड बाय हिम, प्रोफर्ड का मतलब होता है ऑफर करना, जो उसके द्वारा ऑफर किया गया था, वर सेलेक्टेड आफ्टर मेटिकुलस केयर, बहुत ध्यान रखने के बाद उसे सेलेक्ट किया गया है, एंड डिसर्नमेंट, डिसर्नमेंट का मतलब होता है जजमेंट, बहुत सोच समझ के वो लिस्टिंग की गई है, विथ रिगार्ड टू टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अगर टेस्ट और प्रेफरेंस के रिगार्ड में बात की जाए तो। सब्जेक्ट क्या है यहां का, लिस्टिंग्स ऑन द मेन्यू, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, दैट हैड बीन प्रोफर्ड बाय हिम। अगेन ये एक रिलेटिव क्लॉज है या नहीं है, बोलो पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे? ये एक रिलेटिव क्लॉज है, किसके लिए आ रहा है, लिस्टिंग्स के लिए आ रहा है। लिस्टिंग्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। मैं कह रहा हूं जो मेन्यू में जो लिस्टिंग्स है ना, कौन से लिस्टिंग्स, जो उसके द्वारा ऑफर किए जा रहे हैं, दैट हैड बीन प्रोफर्ड बाय हिम। अच्छा, किसी के द्वारा ऑफर किए जा रहा है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है, तो देखो दैट हैड बीन लिखा हुआ है, प्रोफर्ड बाय हिम, तो यहां तो कोई एरर नहीं है। लिस्टिंग्स यहां का सब्जेक्ट था, क्या ये प्लूरल था? हाँ जी प्लूरल था। तो देखना यहां मेन सेंटेंस में लिखा है वर सेलेक्टेड, लिस्टिंग्स प्लूरल है, उसके लिए वर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। द लिस्टिंग्स वर सेलेक्टेड, लिस्टिंग्स को सेलेक्ट किया गया था, इसलिए यहां पे बी प्लस V3 का यूज किया गया है। कहने का मतलब है वर सेलेक्टेड का यूज किया गया है। पैसिव में है, क्यों पैसिव में है? क्योंकि लिस्ट किसी को सेलेक्ट नहीं कर रहा है, लिस्ट को सेलेक्ट किया जा रहा है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो वर सेलेक्टेड कैसे सेलेक्ट किया गया, आफ्टर प्रीपोजिशन मेटिकुलस केयर, बहुत ज्यादा केयर के बाद। कैसा केयर, मेटिकुलस केयर। मेटिकुलस का मतलब होता है जब आप छोटी छोटी चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो बहुत मेटिकुलस केयर के बाद इसे सेलेक्ट किया गया है, और केयर के साथ साथ बहुत डिसर्नमेंट के साथ, ये भी नाउन है, केयर भी नाउन है, डिसर्नमेंट भी नाउन है, जिसका मतलब है आफ्टर के साथ दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, केयर और एक डिसर्नमेंट। तो बहुत ध्यान रख के, बहुत जजमेंट के साथ इसे सेलेक्ट किया गया है। किस रिगार्ड में, विथ रिगार्ड टू। विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है के संबंध में, विथ रिगार्ड टू का मतलब होता है के
संबंध में, किस रिगार्ड में, टेस्ट और प्रेफरेंस के रिगार्ड में, राइट। इसका मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस हमें पूरी तरीके से हमने स्कैन कर लिया, कहीं हमें कोई एरर नहीं मिल रहा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 9, नो एरर। अब देखो, ऐसे किस्म के सवालों को नो एरर करने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, मतलब आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज चाहिए, वरना आप कहीं भी जबरदस्ती एरर ढूंढ लोगे, क्योंकि आपको पढ़ने में ये क्वेश्चन टफ लगेगा, टफ टफ वर्ड्स है ना इसमें, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, the visiting school children went around the lake during a trip to the famous lake city। लिखा है द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहां का सब्जेक्ट है, कैसे चिल्ड्रन है, स्कूल चिल्ड्रन है, कंपाउंड नाउन है, कैसे हैं, जो विजिट कर रहे हैं। विजिटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि आईएनजी लगा के बनाए जाए किसी भी वर्ब में, जैसे विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन, कैसे बच्चे हैं, जो विजिट कर रहे हैं, तो ये वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ध्यान रखना इस बात का। द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड, वेंट क्या है, वर्ब है, वेंट अराउंड मतलब होता है इधर उधर जाना। द विजिटिंग स्कूल चिल्ड्रन वेंट अराउंड, कहां गए वो, द लेक। ड्यूरिंग, कब, किसके दौरान, ट्रिप के दौरान, तो क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी। कहां का ट्रिप था, ट्रिप टू द फेमस लेक सिटी, जो बड़ा फेमस लेक सिटी है वहां का ट्रिप था। आइए हमने सेंटेंस को अलग अलग करके देख लिया, क्या एरर है भाई, लिख दिया मैंने क्या एरर है। अब एक बात बताओ, मैं अगर बोलूं कि आई एम टीचर, ये सेंटेंस सही है या गलत है, सोच के बोलना। ये सेंटेंस गलत है, क्यों गलत है, ये टीचर जो है ये एक्चुअली में एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। कौन से कैटेगरी में आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कभी भी अकेले नहीं आ सकता, आपको इसके साथ कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। आई एम टीचर नहीं बोला जा सकता, या तो आपको बोलना पड़ेगा कि आई एम अ टीचर, आई एम द टीचर, आई एम हिज टीचर, आई एम हर टीचर, किसी भी हिसाब से यूज करो, पर आपको इसके पहले कोई ना कोई डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये अकेले नहीं आ सकता। अब यहां पे क्या लिखा हुआ था, ड्यूरिंग ट्रिप। अगर आप ट्रिप को देखो तो ट्रिप का प्लूरल क्या, ट्रिप्स बनता है, मल्टीपल ट्रिप्स नाम सुना होगा, बिल्कुल बनता है। इसका मतलब अभी ये सिंगुलर में है क्या, हाँ जी है। अगर प्लूरल कर सकते हैं तो काउंटेबल भी होगा, इसका मतलब ये वाला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हमें कोई ना कोई आर्टिकल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा, 100% लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग अ ट्रिप टू द फेमस, ड्यूरिंग द ट्रिप, ड्यूरिंग देयर ट्रिप, जो लगाने लगा, ठीक है, पर ये अकेले नहीं आ सकता। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 11 पर आते हैं, each student was meant to receive an equal share of the scholarship, but the eventual distribution was found to be iniquitous। लिखा है कि हर एक स्टूडेंट को के लिए ये माना जा रहा था कि उसे इक्वल पैसा मिलेगा, इक्वल शेयर मिलेगा स्कॉलरशिप का, लेकिन जब अंततः डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनिक्विटस था। इनिक्विटस का मतलब होता है वेरी रॉन्ग या अनफेयर, लिख देता हूं यहां पे, वेरी रॉन्ग या फिर अनफेयर, ठीक है, तो वो बहुत गलत था। आइए, लिखा है ईच स्टूडेंट, हमने पढ़ा है किसी भी जगह पे कि अगर हम लिखें ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, है ना, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं, पढ़ा है आपने, मैंने भी पढ़ा है। लिखा है ईच स्टूडेंट, सही है, नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। ईच स्टूडेंट वाज मेंट टू रिसीव, बिल्कुल सही है कि हर स्टूडेंट को मिलना चाहिए था, क्या मिलना चाहिए था, एन इक्वल शेयर, इक्वल वावल से स्टार्ट है, उसके आगे एन लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, एन इक्वल शेयर, किसका शेयर, ऑफ द स्कॉलरशिप, ऑफ प्रीपोजिशन, उसके साथ स्कॉलरशिप आया है, स्कॉलरशिप को गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसीलिए इसके आगे द आर्टिकल भी आया है, ऑफ द स्कॉलरशिप। बट लेकिन द इवेंचुअल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन अगले वाले क्लॉज का सब्जेक्ट है, इवेंचुअल इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, कि लिखा है लेकिन अंततः जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, वॉज फाउंड, वॉज यहां का वर्ब है, फाउंड यहां का V3 है, पैसिव वॉइस में है, डिस्ट्रीब्यूशन ने किसी को नहीं पाया, डिस्ट्रीब्यूशन को पाया गया, कैसा पाया गया, टू बी इनक्विटस, मतलब ये पाया गया कि वो बहुत ज्यादा गलत था, बहुत ज्यादा अनफेयर था। कहीं कोई एरर मिला क्या, कोई एरर नहीं है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, नो एरर। आगे बढ़े, पढ़ लो, मैं जरा पानी पी लूं एक बार। आइए 12 नंबर देखते हैं।
लिखा है कि द एंटायर अटेंशन ऑफ द विजिटिंग डिग्नेटरीज सेंटर्ड अराउंड द क्राफ्ट वर्क ऑन डिस्प्ले। लिखा हुआ है कि जो पूरा का पूरा ध्यान था ना, जो भी क्या कहते हैं इसको, राजदूत जो भी आए थे, डिग्नेटरीज जो भी आए थे, विजिटिंग डिग्नेटरीज जो भी थे, वो पूरा का पूरा घूम रहा था जो डिस्प्ले पे आर्ट वर्क लगा था, क्राफ्ट वर्क लगा था, उसके इर्द गिर्द। मतलब जब जब कभी कोई बाहर के डिग्नेटरीज आते हैं हमारे कंट्री में, उनको लेट्स से कि राजभवन ले जाया जाता है दिखाने के लिए, तो ऐसे केस में उनका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था वो सिर्फ वो था जो क्राफ्ट वर्क डिस्प्ले पे लगा हुआ था, सबका ध्यान उसी तरफ था। ये इसका हिंदी मतलब है। आ जाओ अब इसमें सेंटेंस को डायसेक्ट करते हैं। लिखा है द एंटायर अटेंशन, अटेंशन यहां का सब्जेक्ट है, एंटायर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ऑफ द विजिटिंग डिग्नेटरीज, ऑफ प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, डिग्नेटरीज है। विजिटिंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, कि जो एंटायर अटेंशन था विजिटिंग डिग्नेटरीज का, इट सेंटर्ड अराउंड, सेंटर्ड अराउंड यहां का वर्ब है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो ध्यान था विजिटिंग डिग्नेटरीज का, वो इसके इर्द गिर्द घूम रहा था। किसके इर्द गिर्द घूम रहा था, द क्राफ्ट वर्क ऑन डिस्प्ले। ऑन डिस्प्ले का मतलब जो लगे हुए थे ना दीवारों पर, उन क्राफ्ट वर्क के आसपास में वो घूम रहा था, ठीक है। हमने सेंटेंस को डायसेक्ट भी कर लिया। अब आ जाओ इसमें देखते हैं एरर कहां पर है। लिखा हुआ था कि जो पूरा का पूरा ध्यान था वो एक ही जगह पे केंद्रित था। कहां, जो क्राफ्ट वर्क था डिस्प्ले में, उसके ऊपर। अब हिंदी में ही आपको सुनने में कितना भी अच्छा लगा हो कि इर्द गिर्द उनका ध्यान था, पर इंग्लिश इसको अलाउ नहीं करती। इंग्लिश कहती है कि जब फोकस करने की बात हो तो सेंटर्ड अराउंड नहीं यूज कर सकते, सेंटर्ड ऑन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। विच मींस जहां पे फोकस करने की बात होती है वहां पे थिंग्स आर ऑलवेज सेंटर्ड ऑन, नॉट सेंटर्ड अराउंड। नहीं पता तो नोट कर लेना। इसका मतलब यह है, यहां पे एरर है क्या, जी एरर है। क्या एरर है, ऑन नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, गलत को मार्क कर दिया। हाँ एरर है, क्या एरर है, यहां पे अराउंड नहीं होगा, उसके जगह पे ऑन होना चाहिए। क्या ये चीज क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। लिखा सर्टेन एनिमल्स हैव अ टेंडेंसी टू कम्युनिकेट ओनली विथ इट्स ओन स्पीसीज एंड नन अदर। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी ये टेंडेंसी है कि वो कम्युनिकेट करते हैं केवल अपने स्पीसीज के साथ और किसी स्पीसीज के साथ नहीं करते, ठीक है। तो लिखा है कि सर्टेन एनिमल्स, यहां का सब्जेक्ट है। हैव अ टेंडेंसी, हैव यहां के लिए वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। क्या है उनके पास, एक टेंडेंसी है, उनकी प्रवृत्ति है, ठीक है। हैव अ टेंडेंसी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। कैसी टेंडेंसी, टू कम्युनिकेट, 2 + V1, बिल्कुल सही है। सर्टेन एनिमल्स हैव अ टेंडेंसी टू कम्युनिकेट, यहां तक कोई एरर नहीं मिला। ओनली विथ इट्स ओन स्पीसीज, लिखा है कि ओनली विथ इट्स ओन स्पीसीज। अब आप मुझे बताइए, ये जो इट्स यहां पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज किया गया था स्पीसीज के लिए, ये इट्स कहां से आया? जरूर ये इट का पॉजेसिव केस होगा। अच्छा, हम अगर बोल रहे हैं कि अपने स्पीसीज से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि कौन अपने स्पीसीज से केवल कम्युनिकेट करते हैं? एनिमल्स। मीनिंग यही बनाना सेंटेंस का। कुछ एक ऐसे जानवर हैं जिनकी ये प्रवृत्ति है कि वो केवल अपनी प्रजाति के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अपनी प्रजाति, किनकी प्रजाति? जानवरों की प्रजाति। तो जब हम एनिमल्स लिख रहे हैं तो उसके लिए हम इट कैसे यूज कर सकते हैं? एनिमल्स तो प्लूरल है, हमने पढ़ा इट का इस्तेमाल सिंगुलर के लिए, यहां तो प्लूरल से हम डील कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे इट तो नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? दे होना चाहिए। अच्छा, हम पॉजिटिव केस चाह रहे थे तो दे के जगह पे क्या होगा? देयर होगा। एरर है, हाँ जी है। क्या एरर है? यहां इट्स नहीं हो सकता, यहां पे हमें देयर यूज करना पड़ेगा। और क्या होगा? सर्टेन एनिमल्स हैव अ टेंडेंसी टू कम्युनिकेट ओनली विद देयर ओन स्पीसीज एंड नन अदर। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14। द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड। लिखा है कि जो ओपनिंग बैट्समैन था, सब्जेक्ट है यहां का बैट्समैन, ओपनिंग इसके लिए एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है, वैसा बैट्समैन जो ओपन करता है। तो लिखा है कि द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस, वॉज लिंकिंग वर्ब है, फेमस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। लिखा है कि ओपनिंग बैट्समैन जो था वो फेमस था। क्यों फेमस था? फॉर द इंपीरियल स्ट्रोक्स। इंपीरियल मतलब होता है राजा रजवाड़ों की तरह, ठाठ की तरह, कि वो जैसे ठाठ से शॉट खेलता था। ही प्लेड ऑन द क्रिकेट फील्ड, ही सब्जेक्ट है, प्लेड वर्ब है।
लिखा है कि द ओपनिंग बैट्समैन वॉज फेमस, जो ओपनिंग बैट्समैन था वो फेमस था किसके लिए, जो शॉट्स वो खेलता था। तो भैया शॉट्स को तो स्ट्रोक्स कहते हैं, स्टोक्स थोड़ी। स्टोक्स तो नाम है, बेन स्टोक्स नाम सुना है, इंग्लैंड के क्रिकेट कप्तान है, ये तो नाम है। आप क्या बोलना चाह रहे थे कि ओपनिंग बैट्समैन जो है वो फेमस था अपने मजेस्टिक स्ट्रोक्स के लिए, अपने बहुत ही ज्यादा मतलब काबिल बोल लो, बहुत ही ज्यादा काबिल शॉट्स के लिए। तो शॉट्स को स्ट्रोक्स कहते हैं, स्ट्रोक्स नहीं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? क्वेश्चन सेट करने वाला लगता है विराट कोहली का फैन था। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑफिसर मार्वेल्ड एट द लो अटेंडेंस रिमार्किंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ लेस देन 20 पीपल एट वर्क। लिखा है कि जो ऑफिसर था उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, मार्वेल्ड का मतलब होता है सरप्राइज्ड हो जाना। जो ऑफिसर था उसे बहुत आश्चर्य हुआ किस चीज के ऊपर, कि अटेंडेंस बहुत ही ज्यादा लो है, ठीक है। और उसने रिमार्क किया कि जो प्रेजेंस है वो 20 पीपल जो है, मतलब 20 लोगों से भी जो कम है वो लोग वहां आए थे। उसका ये भी पॉइंट था कि 20 से भी कम लोग यहां पे आए थे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि द ऑफिसर मार्वेल्ड, आई अब मैं डायसेक्ट कर रहा हूं सेंटेंस को। द ऑफिसर सब्जेक्ट है यहां का, मार्वेल्ड यहां का वर्ब है। किसके ऊपर आश्चर्यचकित हुआ, लो अटेंडेंस के ऊपर, और उसने रिमार्क किया। तो क्या है, द ऑफिसर मार्वेल्ड एट द लो अटेंडेंस रिमार्किंग। यहां से आपका फिर से पार्टिसिपल फ्रेज स्टार्ट हुआ है कि उसने कुछ कहा, उसने कुछ बताया। क्या बताया, रिमार्किंग ऑन द प्रेजेंस, उसने प्रेजेंस के बारे में बताया कि बहुत कम लोग आए थे। और कितने लोग आए थे, लेस देन 20 पीपल, लेस देन 20 पीपल, 20 लोगों से भी कम आए। अच्छा, ये जो 20 पीपल है ये काउंट करके बोल रहे हैं कि कैसे बोल रहे हैं? ऑब्वियसली ये काउंट करके बोल रहे हैं, इसका मतलब हम काउंटेबल नंबर से डील कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम किसी चीज में काउंटेबल इंक्लूड कर दे नंबर, तो वहां पे हम लेस कब से यूज करने लगे भाई? आपने पढ़ा है ना कि लिटिल और फ्यू, इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? लिटिल अनकाउंटेबल नाउन है और फ्यू काउंटेबल नाउन है। पढ़ा है नहीं पढ़ा? अच्छा, अगर हम कॉम्परेटिव सुपरलेटिव करें तो लिटिल का क्या बनता है, लेस। फ्यू का क्या बनता है, फ्यूअर। सुपरलेटिव क्या बनता है, लीस्ट। और सुपरलेटिव क्या बनता है, फ्यूएस्ट। तो कैसे चलता है, लिटिल, लेस, लीस्ट, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट। यहां पे क्या बोला गया था, लेस देन 20, कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया, और 20 लोग बोला गया। तो 20 लोग तो हम गिन के ही बोलेंगे ना, मतलब काउंटेबल नंबर ही तो है। तो फिर हम यहां पे लेस कैसे यूज कर रहे हैं, एरर है या नहीं है? बिल्कुल एरर है। लेस की जगह पे क्या होना चाहिए था, फ्यूअर देन 20 पीपल एट वर्क। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में लिखा है, द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ वॉज ओवरलुक्ड बाय द ऑफिसर। जो बिना अनजाने में, मतलब अनजाने में जो गलतियां क्लरिकल स्टाफ के द्वारा की गई ना, उसे ऑफिसर के द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया। लिखा है द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स। मिस्टेक्स क्या है, यहां का सब्जेक्ट है। अनइंटेंशनल किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो लिखा है द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ। ये जो मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ है ना, अगेन ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। कैसे? देखो, किससे स्टार्ट है, वर्ब के तीसरे फॉर्म से स्टार्ट है। क्या ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है? मैं सेंटेंस में ये भी तो बोल सकता था कि द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स वाज ओवरलुक्ड बाय द ऑफिसर, फिर भी तो सेंटेंस सही होता। ये क्यों आया? ये मिस्टेक्स के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आया। मैंने बोला कि जो गलती से जो मिस्टेक्स हुई थी ना, अनजाने में जो मिस्टेक्स हुई थी, उसे नजरअंदाज कर दिया ऑफिसर ने। आपने पूछा सर कौन सा अंदाजा से जो गलती से जो मिस्टेक्स हो गई थी वो कौन सी? मैंने बोला वो जो क्लरिकल स्टाफ ने की थी। इसका मतलब मैं मिस्टेक्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि नहीं दे रहा? इसका मतलब ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये वाला एक पार्टिसिपल फ्रेज है। बार बार समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आता है तो आप फिर हाय तो वो मचाते हो कि ये नया टॉपिक है, नया टॉपिक है। नया टॉपिक कुछ नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो हर टीचर ये सारी चीजें बताते हैं, ठीक है। आपको बस अंडरलाइन करना पड़ता है हर चीज की, ये हो गया है, ये समझा दिया है, वो सब चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। लिखा है द अनइंटेंशनल मिस्टेक्स, सेंटेंस का सब्जेक्ट था, बता दिया मैंने। मेड बाय द क्लरिकल स्टाफ, अच्छा ये तो पार्टिसिपल फ्रेज है, ये तो सेंटेंस में और कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा। अभी तक हमारा सब्जेक्ट क्या है, मिस्टेक्स है। लिखा है वॉज ओवरलुक्ड। यार अगर हमारा सब्जेक्ट मिस्टेक्स है जो कि प्लूरल है, तो हम इसके साथ वॉज ओवरलुक्ड कैसे यूज करेंगे?
गलत होगा या नहीं होगा? क्या होना चाहिए था? वर ओवरलुक्ड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मिस्टेक्स प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। आंसर क्या हो जाएगा? वर ओवरलुक्ड। क्लियर? 17 नंबर, the tumult among the gathered spectators rose to a crescendo upon the arrival of their most favorite superstar। लिखा है कि द ट्यूमल्ट अमंग, ट्यूमल्ट का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है, आपने सुना होगा ट्यूमल्चुअस जर्नी, उथल पुथल से भरा हुआ किसी का अगर जर्नी रहे तो लिखा है कि द ट्यूमल्ट अमंग द गैदर्ड स्पेक्टेटर्स, ये यहाँ का सब्जेक्ट था, द ट्यूमल्ट, जो हलचल मच रही थी किन के बीच में? अमंग द गैदर्ड स्पेक्टेटर्स, अमंग यहाँ का प्रीपोजिशन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स दर्शक को कहते हैं, देखने वाले लोगों को कहते हैं। कैसे स्पेक्टेटर्स थे? जो जमा हुए थे, तो ये वाला एडजेक्टिव का काम कर रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है, V3 है। लिखा है द ट्यूमल्ट अमंग द गैदर्ड स्पेक्टेटर्स, जो ट्यूमल्ट, जो हलचल मची थी जमा हुए स्पेक्टेटर्स के पास में, इट रोज टू अ क्रोसेंडो, क्रोसेंडो का मतलब होता है कि जब बहुत तेज एकदम लाउडेस्ट वॉइस आए ना, तो वहां कह रहा है कि जो हलचल मची हुई थी ना वो एकदम से चीख में बदली और एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाके चीखने लगे लोग। कब? अपॉन द अराइवल, अपॉन प्रीपोजिशन था, उसके लिए ऑब्जेक्ट आ रहा था अराइवल, ठीक है। लिखा हुआ है कि जब पहुंचे, कौन पहुंचे? ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार, यहां पे देयर किसके लिए आ रहा है? देयर आ रहा है स्पेक्टेटर्स के लिए, दर्शकों के फेवरेट सुपरस्टार। अच्छा, स्पेक्टेटर्स तो प्लूरल है तो उसके लिए देयर तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल सही है। मोस्ट फेवरेट सुपरस्टार, कहीं को एरर मिला? नहीं मिला तो नो एरर है क्या? नहीं साहब, एरर है। क्या एरर है? यहां पे एक्चुअली एक सुपरफ्लुअस एक वर्ड यूज किया गया है। कौन सा? मोस्ट। आप जब कहीं पे फेवरेट वर्ड यूज कर देते हो, आप जब कहीं पे सीनियर वर्ड यूज कर देते हो, है ना, आप जब कहीं पे यूनिक वर्ड यूज कर देते हो, परफेक्ट वर्ड यूज कर देते हो, तो ये सब ऑटोमेटिकली सुपरलेटिव होता है। फेवरेट मतलब होता है सबसे चाहिता, अब आपने जब उसके आगे मोस्ट लगा दिया तो ये हो जाएगा सबसे सबसे चाहिता। हिंदी में भी कोई सेंस नहीं और इंग्लिश में भी कोई सेंस नहीं, तो अंग्रेजों ने साफ साफ रूल बना दिया कि फेवरेट के आगे मोर या मोस्ट मत लगाओ। फेवरेट का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा पसंद होने वाला, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर कौन से पार्ट में था? सी पार्ट में। आपने अक्सर देखा होगा जो सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू होते हैं उसमें बोला जाता है हु इज योर मोस्ट फेवरेट को स्टार, एक्चुअली वो एरर है, हु इज योर फेवरेट को स्टार बोलना चाहिए, मोस्ट फेवरेट बोल के कुछ नहीं होता। तो यहां से हमें मोस्ट को हटाना पड़ेगा क्योंकि ये ऑलरेडी सुपरलेटिव के सेंस में हम लोग फेवरेट को यूज करते हैं। क्लियर है? अगला, the unfair distribution of assets among the family members angered the more hardworking members of the family owned firm। लिखा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया एसेट्स का, मतलब मान लो जमीन है तो जमीन जिस तरीके से बांटी गई उसमें अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन था, वो ठीक से नहीं किया गया डिस्ट्रीब्यूशन, और उसकी वजह से जो ज्यादा काम करने वाले मेंबर्स थे घर के वो नाराज हो गए, वो गुस्सा हो गए। तो क्या लिखा है कि द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ के लिए? सब्जेक्ट है। अनफेयर क्या है? इसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। लिखा द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन किसका? ऑफ एसेट्स। जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन था किसका? एसेट्स का। अमंग द फैमिली मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स के बीच में जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन था आपके एसेट्स का, एंगर्ड, एंगर्ड यहां का वर्ब है, सब्जेक्ट क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ प्रीपोजिशन, उसके लिए एसेट्स आ रहा है, सब्जेक्ट से लेने देना नहीं है। अमंग प्रीपोजिशन, मेंबर्स आ रहा है, उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा सब्जेक्ट है डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ब है एंगर्ड, ध्यान रहेगा। एंगर्ड हुम, किसे गुस्सा कर दिया? द मोर हार्डवर्किंग मेंबर्स, ये यहां का ऑब्जेक्ट है। ऑफ द फैमिली ओन फंड, ऑफ प्रीपोजिशन है, फर्म उसका ऑब्जेक्ट है, फैमिली ओन उसके लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें एरर कहां पर है। द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई एरर नहीं है। ऑफ एसेट्स, क्लीन कर रहा हूं। द अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का जो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, किसके बीच में? फैमिली मेंबर्स के बीच में, सही है। एंगर्ड द मोर हार्डवर्किंग मेंबर्स, एंगर्ड का मतलब होता है नाराज होना, जो ज्यादा हार्डवर्किंग मेंबर्स हैं उन्हें उसने नाराज कर दिया। अच्छा, ये ज्यादा हार्डवर्किंग मेंबर्स कहां से आ गए? दो इंडिकेशन है। पहला, आप जब भी सेंटेंस में मोर यूज करते हो तो आप किसी ना किसी से कंपेयर करते हो, तो क्या यहां पे लिखा हुआ था कि एंगर्ड द मोर हार्डवर्किंग मेंबर्स देन नॉर्मल मेंबर्स ऑफ द फैमिली? हम किससे कंपेयर कर रहे हैं हमें नहीं पता। दूसरा, यहां पे द लिखा हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहां सुपरलेटिव होता तो ज्यादा अच्छा होता। अब आप लॉजिक भी लगा के देख लो, सीक्वेंस भी लगा के देख लो, एक सेंटेंस का जो साउंड होता है वो भी लगा के देख लो कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ एसेट्स का, उसमें जो सबसे हार्डवर्किंग लोग थे वो नाराज हो गए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? या तो आप यहां पे मोस्ट हार्डवर्किंग कर दो, वरना अगर मैं रहता तो मैं यहां कुछ भी नहीं लगाता, मैं यहां से केवल मोर को हटा देता, द हार्डवर्किंग मेंबर्स भी हो सकता है।
कि अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स जो है फैमिली मेंबर्स के बीच में, उसने नाराज कर दिया हार्ड वर्किंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली को। तो ना मोर लगाओ ना मोस्ट लगाओ, हालांकि मोर नहीं होगा ये बात तो ठीक है, मोस्ट आप लगा भी सकते हो, वरना कुछ भी नहीं लगाओगे तो ज्यादा सटीक लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। लिखा है द माइम शो अट्रैक्टेड, एक शो होता है ना जिसमें इंसान बात नहीं करता, शायद उसी को माइम शो करते, एक बार चेक कर लेना। तो लिखा है कि द माइम शो अट्रैक्टेड, जो माइम शो था उसने अट्रैक्ट किया। माइम शो यहां का सब्जेक्ट है, अट्रैक्टेड यहां का वर्ब है। द माइम शो अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड हुम, अ ह्यूज ऑडियंस, ये यहां का ऑब्जेक्ट है। माइम शो ने अट्रैक्ट किया एक बहुत बड़े ऑडियंस को, डिस्पाइट द हाई प्राइस ऑफ द टिकट। देखो डिस्पाइट के साथ ना एक रूल याद रखना कि डिस्पाइट के बाद कभी ऑफ नहीं होता। डिस्पाइट का मतलब ही होता है इंस्पाइट ऑफ, ये वाला रूल बार बार आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं होता। यहां नहीं लगा हुआ, मैं बस ये आया था तो मैंने बता दिया। तो लिखा है अ ह्यूज ऑडियंस, डिस्पाइट, डिस्पाइट एक प्रीपोजिशन होता है। डिस्पाइट द हाई प्राइस ऑफ टिकट, तो डिस्पाइट का ऑब्जेक्ट कौन है, प्राइस है। किसके प्राइस की बात हो रही है, टिकट के प्राइस की, तो ये वाला क्या होगा, ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो लिखा है कि द माइम शो अट्रैक्टेड अ ह्यूज ऑडियंस डिस्पाइट द हाई प्राइस ऑफ टिकट, विच रिलेटिव क्लॉज है या नहीं है, मतलब आगे जो भी चीज आने वाला है वो रिलेटिव क्लॉज होगा। तो क्या लिखा है कि विच डिफाइड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट। अब आप बोलोगे सर किसके लिए आ रहा है ये विच, तो ये भाई पूरे के पूरे इवेंट के लिए आ रहा है। ये जो पूरा का पूरी की पूरी घटना हुई है ना, ये उसको क्वालिफाई, उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो माइम शो ने अट्रैक्ट किया बहुत सारे ऑडियंस को जबकि टिकट के प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, इसने, इस पूरे एक्टिविटी ने डिफाई कर दिया वो पर्पस जो पब्लिक इवेंट का पर्पस था। इस इवेंट का जो पर्पस था उसको ही डिफाई कर दिया, ठीक है। मतलब ये जो विच डिफाइड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट है, ये इस पूरे के पूरे सेंटेंस द माइम से लेकर टिकट तक के लिए आ रहा था। ये बात समझ पा रहे हैं आप? आगे विच डिफाइड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट, ये इसके लिए रिलेटिव क्लॉज है, हमने अलग अलग कर लिया, सेंटेंस को डायसेक्ट कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें एरर कहां पर है। देखो लिखा है द माइम शो अट्रैक्टेड, ये सब्जेक्ट है, इसके लिए वर्ब आया, कहीं कोई एरर नहीं है। अट्रैक्टेड हुम, अ ह्यूज ऑडियंस, कोई एरर नहीं है। डिस्पाइट द हाई प्राइस ऑफ टिकट, कहीं कोई एरर नहीं है, डिस्पाइट ऑफ होता तो एरर होता। विच डिफाइड द पर्पस ऑफ द पब्लिक इवेंट, जरा इस वर्ड को समझना। डिफाई का मतलब होता है किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए गए नियम को मानने से मना कर देना, मतलब टू रिफ्यूज के सेंस में हम डिफाई को यूज करते हैं, रिफ्यूट के सेंस में हम डिफाई को यूज करते हैं। अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने एक शो कराया, उस शो के टिकट्स की प्राइस बहुत ज्यादा रखी, तो मैं क्या चाहता हूं, बहुत सारे लोग आए या कम लोग आए। मैंने कोर्स लॉन्च किया जिसकी प्राइस मैंने 1 लाख रख दी, तो मैं क्या चाहता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल हो कि कम स्टूडेंट्स एनरोल हो। अगर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स को एनरोल करना होगा तो मैं टिकट की प्राइस तो कम रखूंगा ना, मैं ज्यादा कब रखूंगा, जब मैं चाहता ही हूं कि कम लोग आए। समझ पा रहे हो ना? तो यहां पे वही लिखा हुआ था कि ये जो माइम शो था ना, शायद इसका पर्पस ये था कि माइम शो में बहुत कम लोग आए, इसके वजह से बहुत हाई प्राइस रखा गया था टिकट का। लेकिन यहां चूंकि डिस्पाइट वर्ड यूज किया गया है, लेकिन हुआ ऐसा कि माइम शो ने बहुत बड़े ऑडियंस को अट्रैक्ट कर लिया, बहुत सारे लोग आ गए, जबकि टिकट के प्राइसेस जो थे वो बहुत ज्यादा थे, और इससे पूरा का पूरा जो पर्पस था वो रिफ्यूज हो गया। रिफ्यूज नहीं हुआ, पर्पस डिफीट होता है। सो द करेक्ट वर्ड इज नॉट डिफाइड, द करेक्ट वर्ड इज डिफीटेड। आपने सुना होगा, बहुत बार मैं भी बोलता हूं अपने कॉन्वर्सेशन के दौरान कि अगर मैं आपको इतनी बातें समझा रहा हूं, इतने डिटेल में समझा रहा हूं, और वीडियो देखने के बाद आप बोलोगे कि सर इसका आंसर खाली बता दीजिए ना, पीडीएफ दे दीजिए ना, इतना समझाने की क्या जरूरत है, तो मेरी पूरी जो मेहनत थी वो तो डिफीट हो गई। ये पर्पस से डिफीट हो गया वीडियो पे इतना टाइम देने का। डिफीट मतलब समझ रहे हो ना, कि ये पर्पस ही हार गया, जो मकसद था वो मकसद ही नहीं पूरा हुआ। तो यहां पे वही लिखा था कि माइम शो के टिकट्स बहुत हाई प्राइस पे रखे गए थे, लेकिन उसके बावजूद बहुत हाई ऑडियंस आया, जिसके वजह से जो पर्पस था वही डिफीट हो गया। तो डिफाई नहीं हुआ, क्या हुआ, डिफीट हुआ। तो आंसर क्या होगा, डिफीटेड, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया सवाल था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट सवाल पे आते इस वीडियो के। लिखा है इन हिज वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टेंटोरियन येट अम्यूज्ड वॉइस। स्टेंटोरियन का मतलब होता है लाउड एंड पावरफुल, लाउड एंड पावरफुल, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि अपने जाने पहचाने बहुत ही स्टेंटोरियन वॉइस में, मतलब बहुत अपने जाने पहचाने बहुत ही लाउड वॉइस में, लेकिन अम्यूज्ड वॉइस में, मतलब बहुत खुश होकर जब आप कहते हो उसको अम्यूज्ड वॉइस कहते हैं। तो अपने जाने पहचाने लाउड लेकिन अम्यूज्ड वॉइस में प्रिंसिपल ने डिमांड किया एक यूनिक एक्सक्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को बोला कि एक ऐसा बहाना सुनाओ जो मैंने कभी नहीं सुना।
कौन से स्टूडेंट्स से होल्ड अप फॉर, क्या हो गया ये, कौन से स्टूडेंट्स को बोला होल्ड अप, मतलब होता है किसी को बुलाना, एक जगह पे जमा करना, उस सेंस में होल्ड अप यूज करते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को बोला जो होल्ड अप हुए थे क्योंकि उन्होंने कुछ माइनर मिसडिमिनर किया था, मतलब कुछ माइनर मिस्टेक्स किए थे, छोटी मोटी गलतियां की थी। तो क्या मीनिंग है पूरे सेंटेंस का, समझा देता हूं कि अपने बहुत जाने जाने पहचाने कड़क लेकिन खुशी से भरे आवाज में प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को कहा कि कोई ऐसा बहाना सुनाओ जो मैंने आज तक नहीं सुना था। स्टूडेंट्स, कौन से स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स जिन्हें जमा किया गया था, जिनके अगेंस्ट में ये एलिगेशन था कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। ठीक है, आइए अब अगर आपसे एरर पूछा जाए तो एरर तो बहुत सिंपल है भाई। क्या लिखा हुआ है, इन हिज वेल रिकॉग्नाइज्ड स्टेंटोरियन येट अम्यूज्ड वॉइस द प्रिंसिपल डिमांडेड एन यूनिक एक्सक्यूज। देखो यूनिक एक ऐसा वर्ड है ना जो अपने आगे एन नहीं लेता, आ लेता है, क्योंकि यूनिक स्टार्ट होता है इस वाले साउंड से। चूंकि वो यू के साउंड के साथ स्टार्ट होता है, इसे हम लोग अयूनिक बोलते हैं, कभी भी एन यूनिक नहीं बोला जाता। एरर कौन सा होगा, एरर होगा ऑप्शन नंबर बी। एरर मैंने बता दिया है, ठीक है। बट एक बार मैं ये भी बता दूं कि यहां पे जो होल्ड अप फॉर इनटू द एलिजेड मिसडिमिनर लिखा हुआ था, होल्ड अप फॉर एलिजेड माइनर मिसडिमिनर लिखा हुआ था, ये एक पार्टिसिपल फ्रेज था। क्या आप पकड़ पाए थे कि ये पार्टिसिपल फ्रेज है? क्यों? क्योंकि ये स्टूडेंट के बारे में बता रहा है। कौन से स्टूडेंट से डिमांड किया गया एक्सक्यूज? जिन्हें जमा किया गया था छोटी छोटी गलतियों के लिए। ठीक है, तो सेंटेंस यहां पे भी आके खत्म हो सकता था, पर ये जो होल्ड अप लिखा हुआ है ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है क्या ये चीज? तो हमारा आंसर, सॉरी आंसर नहीं बोल रहा था, पार्टिसिपल कौन सा होगा? पार्टिसिपल होगा होल्ड अप फॉर एलिज माइनर मिसडिमिनर। हमारा आंसर क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्यों? रीजन क्या है? यूनिक के पहले कभी भी एन का इस्तेमाल नहीं होता। यहां पे आपके रेफरेंस के लिए मैंने कुछ और ऐसे वर्ड्स लिख दिए हैं जो कि किसी वावेल से स्टार्ट होता है लेकिन अपने आगे एन नहीं लेता, आ लेता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं, अ यूनिवर्सिटी होता है। अ यूनियन, अ यूरोपियन कंट्री, अ ₹1 नोट, अ यूजफुल आइडिया, अ यूनिकॉर्न, अ यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर, इन सब के साथ हमेशा अ का इस्तेमाल किया करेंगे आप, कभी भी एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। होपफुली ये जो 20 सवाल मैंने कराए हैं, ये 20 सवाल आपको पढ़ के मजा आया और आपने कई सारे करेक्ट भी किए होंगे। इसमें से कई सारे नो एरर वाले सवाल थे। अगर आपका नो एरर वाला सवाल गलत हो रहा है तो उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक नो एरर मार्क करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता। आई एग्री, ठीक है। बट जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो पहली वीडियो 300 के आसपास में हम क्वेश्चन करने वाला है। यहाँ पे अभी ने बीसी किया है। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको और अच्छे अच्छे सवाल मिलते जाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे एवरीवन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।